नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच इजराइल फिलिस्तीन जंग 16वां दिन बीतते जा रहे हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है। हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं और हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं। इजरायली फोर्सेस को चेतावनी दी जा रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। गाजा आईडीएफ की कब्रगाह बनेगी। इधर इजराइल को डर है कि ईरान में बने बैलिस्टिक मिसाइलों को अगर हिजबुल्लाह ने किया इस्तेमाल, और ये इस्तेमाल जल्द ही अगर शुरू कर दिया जाता है तो बड़ा संकट हो जाएगा। जिसके बाद इजरायली फोर्स की तरफ से यह कहा गया कि हिजबुल्लाह जंग में लेबनान को घसीटना चाहता है। हालांकि इससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हालांकि इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपील की है कि इजराइल को हिजबुल्लाह पर हमले नहीं करने चाहिए। ऐसे में अब इजराइल के लिए संकट दोगुना हो गया है। तो अब नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, बड़ा सवाल। अमेरिका मिडिल ईस्ट में क्या करेगा, हर खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार हो गया है। 2 महिला बंधकों को रिहा करने की खबर सामने आ रही है। नुरित योखवेद की आज रिहाई संभव है। कल भी 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया था और आज एक बार फिर से 2 और महिला बंधकों की रिहाई संभव है। इस बात को लेकर हमास तैयार हुआ है, ऐसी खबर आ रही। कल की ये तस्वीर आप देखिए, जब अमेरिकी माँ बेटी को किस तरह से रिहा किया गया था, ये उनकी तस्वीर है। लेकिन आज 2 और बंधकों को रिहा कर सकता है हमास, ऐसी खबर आ रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, कितनी पुख्ता जानकारी कि हमास की तरफ से 2 और बंधकों को रिहा किया जाएगा? बिल्कुल करुणा, देखिए हमास के एक्शन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। पहला चरण जब हमने 7 अक्टूबर को हमास का कातिलाना हमला देखा था। दूसरा चरण जब हमास ने लगातार पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की थी कि इजराइल अपने हवाई हमले में कैसे गाजा पट्टी पर लोगों को टारगेट कर रहा है। और तीसरा चरण उनके हमास के पास जो बंधक हैं, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने पहले 2 अमेरिकियों को छोड़ा और उसके बाद अब 2 और महिलाओं को छोड़ेंगे और इसी तरह 2-2, 4-4 करके वो छोड़ते जाएंगे। और पश्चिमी देशों का फोकस है पहले अपने नागरिकों की रिहाई कराना। और वैसी स्थिति में इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए तेल अवीव में अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सारे बंधकों को लाओ, बदले में चाहे जितने लोगों को यहां से छोड़ना पड़े छोड़ दो। इस तरह के दबाव के बीच अब आईडीएफ मजबूर है, क्योंकि आईडीएफ को ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए हरी झंडी नहीं मिल रही है। सरकार पर दबाव है कि पहले अमेरिकन और यूरोपियन नागरिकों को छुड़ाया जाए। और वैसी स्थिति में क्या होगा, जो इजरायली सिविलियन है उनका नंबर बाद में आएगा और इजरायली सैनिक जो हैं उनका नंबर तो बहुत बहुत बाद में आएगा। और बंधकों की रिहाई के नाम पर इजराइल ना तो ग्राउंड ऑपरेशन करने जाएगा और ना ही उतनी तेजी गति से ग्राउंड ऑपरेशन के तहत की गई ये पोजीशनिंग का ही क्या असर है मनीष? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास आती हूं क्योंकि इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी वार्निंग को लेकर अगली बड़ी खबर है। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग में हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी तैयारी सामने आ रही है। लेबनान बॉर्डर खाली कराया जा रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान को तैयार कर दिया गया है। सीमा के गांव से लोगों को हटाया जा रहा है। ये तैयारी क्या बतला रही? इधर इजराइल भी अपने गांव को खाली करवा रहा है लगातार, जो सीमा के इलाके उनको खाली करवाया जा रहा है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान की तरफ जो तमाम इलाके खाली करा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो फ्रंट है वो और भी ज्यादा भीषण होने वाला है? हालात को देखते हुए बड़ी चेतावनी और बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या लेबनान कुछ बड़ा करने वाला है? इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करने के साथ साथ इस लोकेशन पर जरा गौर करिए और ये समझिए कि कैसे इजरायली सीमा से लगे हुए इलाकों को खाली कराए जाने को लेकर ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि सीमा से दूर स्कूल में लोगों के रहने की जो व्यवस्था की गई थी उनको भी टारगेट किया गया है। और ये करुणा देखा गया कि अस्पताल के साथ साथ स्कूल्स भी लगातार टारगेट पर आ गए। और देखिए अगर बात की जाए लेबनान की राजधानी बेरूत की, तो राजधानी बेरूत में अस्पतालों को टारगेट किया गया। लोगों के हताहत होने की स्थिति में बचाव की जो तैयारियां वो की गई है। ये अस्पतालों को टारगेट ना किया जाए, इसको लेकर वहां पर ये तैयारियां हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं जो कि इस वक्त गाजा में है तो क्या किया जाएगा। ये बेरूत में हुआ है सुर्खी। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान जिस तरीके से किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह ने सीमा से अपने ठिकाने शिफ्ट भी कर लिए हैं और इजराइल की तरफ से भी सीमा से सटे इलाकों को खाली कराए जाने की खबर मिल रही है, जहां आईडीएफ ने भी लेबनान बॉर्डर का पूरा इलाका खाली करवा लिया है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ
मेजर जनरल राजन कोचर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, निनाद सेठ सर एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर पीके घोष सर, ये जो तैयारियां हैं, आप देखिए राजधानी बेरूत, लेबनान की राजधानी जो बेरूत है, वहां तक बाकायदा अस्पतालों में तैयारियां की जा रही है। किस तरह की तैयारी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, ये देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, एक समय बेरूत को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते थे, अभी उसका हाल देखिए। ये अस्पताल और स्कूल और कई कई जगहों पे मस्जिद, वैसे लेबनान एक एसेंशियली क्रिश्चियन देश था जो अभी बदल गया है। क्या होता है कि ये जो हिजबुल्लाह है और ये जो आतंकवादी हैं वो अस्पताल में जाकर शरण लेते हैं, उनके बेसमेंट्स में उनका हेडक्वार्टर्स होता है, वही चीज़ स्कूल्स और मॉस्क्स में होता है। तो जब भी कोई देश यानी कि इजराइल वहाँ पर अटैक करता है, दो चीज़ें होती हैं, लोग तभी कहते हैं देखिए आपने तो अस्पताल पे वो किया, अटैक किया, इतने सारे लोग मारे गए, तो बस एक पूरा जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो एकदम खिलाफ हो जाता है। वही हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, अभी मॉस्क पे भी अटैक हुआ है, वही फिर मुसलमान लोग कहेंगे कि देखिए आप तो मॉस्क उड़ा रहे हैं, अब कैसे लोग हैं। तो यही जो एक बात है, ये बहुत अच्छी तरह ये जो टेररिस्ट हैं वो समझते हैं और इसका इस्तेमाल पूरा करते हैं, वही हो रहा है। कोई सब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि हमले के तमाम वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जहां इजरायली सेना ने एक लड़ाके को कैसे ढेर किया, वो तस्वीर देखनी जरूरी है। हालांकि इजरायली बलों पर गोलीबारी के बाद ये लड़ाका मारा गया है। नेबलुस में हमले का ये वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी के जरिए पता लग पा रहा है किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बीच सड़क पर ही लगातार गोलीबारी की जा रही है। आमने सामने की जंग की लगातार तस्वीरें तो सामने आती थी, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब इजरायली सेना ने एक लड़ाके को ढेर कर दिया और इजरायली बलों पर गोलीबारी के बाद ये लड़ाका मारा गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने छिपे लड़ाकों पर हमला किया। कबातिया इलाके में घर में छिपे लड़ाकों पर हमला किया गया। लड़ाकों को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर के लिए भी मौका दिया गया। कहा गया आत्मसमर्पण ना करने पर मौत का आदेश दिया गया। और जंग के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान, लेबनान को लड़ाई में घसीट रहा है हिजबुल्लाह। आईडीएफ की तरफ से यह बयान, हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों से खतरा भी बढ़ रहा है और लेबनान को घसीटने से कुछ हासिल नहीं किया जा सकेगा, हिजबुल्लाह को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के पास हजारों 110 मिसाइल है, बेहद घातक है। ईरान में बनी फतेह 110 मिसाइल इजरायली एयरबेस पर हमला करने में सक्षम है। तो हम उस फ्रंट की बात करें जो लेबनान वर्सेस इजराइल वाला है, और यहां से जो नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्लाह है वो लगातार इजरायली डिफेंस पर हमले बोल रहा है। और ऐसे में जो उसके पास फतेह 110 ईरान से मिली मिसाइल है, इसका एक बहुत बड़ा डर इजरायली एयरबेस पर हमले को लेकर है। ये खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है? दरअसल हिजबुल्लाह की धमकी और इजरायल के डर के पीछे जो बड़ी वजह है वो खतरनाक है, और खतरनाक मिसाइल फतेह 110 को लेकर ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि ईरान में बनी ये बैलिस्टिक मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है। इसकी खूबियां आपको हम बता देते हैं और उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं। क्योंकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, स्पीड है 3704 किलोमीटर प्रति घंटा, लंबाई 8.86 मीटर और वजन 3450 किलो, जबकि इसका वॉरहेड 500 किलो का है और अधिकतम 10 मीटर का दायरा इसका माना जाता है, क्योंकि ये सटीक मानी जाती है। राजन कोचर सर, इस बारे में हम चर्चा तो जरूर कर रहे थे, लेकिन निनाद से मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि ईरान की यही सबसे खतरा मजबूती कह लीजिए जो रशिया ने भी इसकी डिमांड कर दी थी, और ये हम रशिया यूक्रेन वॉर के जोन के दौरान भी जिक्र करते आए हैं। आज ईरान हिजबुल्लाह को अगर ये डिफेंस मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश भी हिजबुल्लाह कर लेता है, तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर चेंज करती है। हाँ। एक ऑप्शन देती है हिजबुल्लाह जो एक नॉन स्टेट एक्टर है
उसको इसराइल के साथ एक इक्वल फुटिंग पे लड़ाई करने का, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से जो नुकसान पहुंचता है और उसको जो रोकने का तरीका होता है दोनों लिमिटेड है, नुकसान अनलिमिटेड होता है। पर इसराइल के पास 6 तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसराइल, जहाँ तक मेरा रीडिंग है इसराइल की सिक्योरिटी का, अगर उनको भनक होगी कि मिसाइल यूज होने वाली है तो उससे पहले एक मैसिव अटैक होगा लेकिन इसराइल को तो ये भनक भी है ना कि ईरान ने भी अपनी मिसाइल्स और अपने घातक हथियार बाकी सबको दे रखे हैं, जिसमें हिजबुल्ला उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसराइल को लगेगा कि ये मिसाइल्स यूज एक्चुअल में होने वाली है, उससे पहले एक अटैक आएगा, वो वेट नहीं करेंगे कि ये वाली मिसाइल यूज हो। तो इसीलिए इसराइल को पता है कि अब ईरान की जिम्मेवारी है कि क्या वो ये मिसाइल यूज करने देते हैं या नहीं, क्योंकि फिर कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा। इसराइल विल नॉट वेट टू बी स्ट्रक बाय द मिसाइल, वो पहले अटैक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और इसराइल करता भी अभी नजर आ रहा है, जो लगातार एक के बाद एक सीमाई जो इलाके लेबनान के, दक्षिणी लेबनान में हमले भी हो रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ हिजबुल्ला चेतावनी दे रहा है, इसराइल फतेह 110 मिसाइल से डर रहा है, वहीं अमेरिका भी इसराइल को सलाह दे रहा है कि लेबनान पर हमला करने से बचें। अमेरिकी राष्ट्रपति की इसराइल से अपील, बाइडेन ने लेबनान पर हमला ना करने की अपील की है। बाइडेन को डर है ईरान भी युद्ध में कूद सकता है ऐसे हालात में। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर, तो ये सलाह इसराइल को खुद अमेरिका की तरफ से कि अगर लेबनान के साथ युद्ध और बढ़ा तो ऐसे में जो ईरान है वो भी युद्ध में कूद जाएगा। और ईरान का युद्ध में कूदने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो इसके बाद मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो और भी ज्यादा व्यापक और भी ज्यादा विस्तार लेती हुई नजर आएगी। तो ये जो सलाह है वो दी गई है अमेरिका की तरफ से। और चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से टकराने से बच रहा है। इसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला क्या है, जब बाइडेन इजराइल गए तो उन्होंने अपने दौरे के आखिर में इजराइल को एक सीख दी। वो सीख थी 9/11 वाली, गलती मत दोहराना, युद्ध को मुस्लिम विरोधी बनाने से बचो। ये सीख इजराइल को बाइडेन ने तब दी जबकि इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी जंग शुरू करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया। दूसरा आधार क्या है, बाइडेन जब इजराइल में थे तो इजरायली सेना को हिजबुल्ला पर हमले से रोक दिया गया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका डर रहा है कि हिजबुल्ला से जंग लड़ी गई तो युद्ध की आग तेजी के साथ मुस्लिम देशों तक पहुंच जाएगी और फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और साथ ही ईरान को भी टक्कर देने जैसा होगा, क्योंकि अमेरिका यह जानता है कि हिजबुल्ला की मदद और कोई नहीं बल्कि इजराइल का जानी दुश्मन ईरान कर रहा है। तीसरा आधार आप यहां पर समझिए, यमन से हमले के खिलाफ 9 घंटे तक हूतियों से अमेरिका संघर्ष करता रहा। अमेरिकी वॉरशिप ने 4 क्रूज मिसाइलें और 15 ड्रोन गिराकर इजराइल की तरफ इसे नाकाम किया। इस पूरे हमले को लाल सागर में इतना बड़ा वॉर पलटवार चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। हूती जैसा एक छोटा जो गुट है वो किस तरह से ललकार रहा है इजराइल को, और वो भी एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। सुर भी बिल्कुल, दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही हलचल को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी गई है और चीनी कोस्ट गार्ड के शिप ने यह टक्कर मारी है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी भी दी है। चीन की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में ये हलचल बढ़ती जा रही है। एक क्विक अपडेट के लिए मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि फिलीपींस के जहाज को ये टक्कर मारी गई है। क्या जानकारी इस बारे में? और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध का एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के मिलिट्री जहाज अपने ठिकाने पर जा रहे थे, जब जानबूझकर, मैं एक बार फिर से कह देता हूं, जानबूझकर चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के मिलिट्री जहाज को टक्कर मारी और उसकी वजह से आप देखिए कि वो जहाज वहां पर रुक गया। और वो जहाज जो फिलीपींस का जहाज था वो अपनी सीमा में अपने सैन्य ठिकाने की तरफ रसद लेकर जा रहे थे। और वो पूरा वीडियो फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है कि किस तरीके से चाइनीज जहाज ने जानबूझकर साउथ चाइना सी में, तो आप देखिए युद्ध का कैसे कैसे फ्रंट खुल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर मध्यपूर्व में आग सुलगाई गई और अब जो असली मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का, असली मास्टरमाइंड यानी कि चीन साउथ चाइना सी में
इस मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि उसने देख लिया कि अमेरिका अभी व्यस्त है इजराइल और हमास के जंग में, उसने देख लिया कि अमेरिका व्यस्त है यूक्रेन के साथ, तो साउथ चाइना सी में उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और इसीलिए जानबूझकर उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम दिखाने के लिए चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के वॉर प्लेन को जाकर टक्कर मारी है। अब आप देखिए, ये वीडियो अपने आप में बता रहा है कि चीन किस तरीके से इस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जी। और निनाद, ये कोई पहली हरकत नहीं है जहां चीन को ऐसी चेतावनी शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने ना दी हो, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगी, चीन के लिहाज से भी, दूसरा अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि जो बाइडेन का ये साफ तौर पर कहना कि लेबनान के साथ लड़ाई से बचना चाहिए, वेस्ट एशिया से जो अमेरिका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्या ये एक और कदम वैसा ही है, क्योंकि किसी ना किसी तरह उसे वापस धकेलने की कोशिश तो हो चुकी है? देखिए, लेबनान में खतरा ये है कि क्या 3 खतरे हैं। पहला, क्या सिर्फ हिजबुल्लाह तक लड़ाई सीमित रहेगी तो इजराइल संभाल सकता है और पूरी दुनिया संभाल सकती है। क्या लेबनान का स्टेट आएगा तो भी इजराइल संभाल सकता है। पर अगर इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने आते तो अमेरिका को, देखिए ये जो बाइडेन का इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर है ये जो बाइडेन के लिए। जो बाइडेन को एक नई मुसीबत नहीं चाहिए इस वक्त, पर देखना ये होगा कि क्या वॉर में ऐसा होता है कि एवरीथिंग इज सिंपल इन वॉर बट द सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट। तो कई बार अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज होते हैं कि भाई आपने कुछ किया, उसका रिएक्शन कहीं और से आ जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई बढ़े। नाज सर, थोड़ा आपको रोकना चाहूं क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की नसीहत के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है कि इंफॉर्मेशन आ रही है अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान आया है। कई देशों को लामबंद कर रहा है ईरान और अमेरिका में वॉर की आशंका बढ़ गई। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। नाज सर, क्या वाकई में हालात बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तक मुझे लगता नहीं कि ईरान चाहेगा एक डायरेक्ट फाइट, क्योंकि ईरान को जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो कम नहीं होगा। ठीक है, पर ये मिसकैलकुलेशन, गलतियां, अगर मिसकैलकुलेशन होती है तो वॉर किसी के भी हाथ से छूट सकता है, किसी के हाथ से छूट सकता है। और सर, इसी पर कुछ और इंफॉर्मेशन है। अमेरिका वर्सेस ईरान महाविनाशक प्लान क्या है, इस पर आपको क्विक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। अमेरिका के खिलाफ अरब देशों को लामबंद कर रहा है ईरान। जो खबर आ रही है, अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान ने 3 देशों को उकसाया। इराक, यमन और सीरिया को ड्रोन अटैक के लिए उकसाने को लेकर खबरें आई हैं। हालांकि 3 देशों में मौजूद विद्रोहियों ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है और अमेरिकी बेस पर लगातार हो रहे हमले से युद्ध का खतरा भी अब बढ़ता जा रहा है। और देखिए, कुछ और इंफॉर्मेशन जो आ रही है आपको बता दें। अमेरिका वर्सेस ईरान के क्या हालात हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान सीधी जंग नहीं चाहता है। ईरान उकसाने वाली हरकत करके युद्ध का खतरा हालांकि बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, माहौल को टेंस करेगा। कुछ देशों को साथ लाकर ईरान, अमेरिका, इजराइल पर दबाव बढ़ाना चाहता है। हालांकि ईरान का तरीका गलत और संघर्ष बढ़ाने वाला है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया, और ईरान इस तरह की हरकत करता रहा तो युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बीच गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर यह मिल पा रही है, जिसका अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि लगातार हालात को देखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं, माना यही जा रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशंस पे देरी की कुछ मुख्य वजह हो सकती है। इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब तक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। सुरंगों की वजह से ऑपरेशन में देरी और सुरंगों के अंदर हमास के बड़े नेटवर्क को खंगालने के साथ साथ नेविगेट करते हुए उन तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती। सुरंगों के रास्ते हथियार, रसद की सप्लाई को लेकर भी खबरें मिली हैं। हालांकि पूरे गाजा में हमास की जिस तरीके से सुरंगें फैली हुई हैं, इजराइल ने अपनी उन तमाम एलीट फोर्सेस को उतारा है जो एडवांस लेवल नेविगेशन में माहिर हैं और वो इन सुरंगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। सुरंगों में घुसने के लिए कई एक्सेस पॉइंट भी हैं और इसमें शामिल होने के लिए गाजा के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि ज्यादातर सुरंगों की एंट्री हॉस्पिटल, स्कूल या मस्जिदों में है और जानबूझकर ऐसी जगहों को चुना गया है जहां पर दुश्मन हमला ना कर सके या हमला करने से पहले 1000 बार सोचे भी, क्योंकि हमला करते ही मानवाधिकार का मामला भी बन जाएगा। अब उन्हीं सुरंगों की तस्वीर आपको लगातार TV9 भारतवर्ष में दिखा रहा है, क्योंकि ऐसी सुरंगों की पहचान करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। लेकिन इजराइल के पास अपनी ऐसी एलीट फोर्सेस हैं जो इस तरीके के संकट को समझते हुए उस एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेकर माहिर हैं इन सुरंगों तक पहुंचने के लिए। और इजराइल के सामने संकट ये भी है कि जब तक वो इन सुरंगों को नष्ट नहीं कर देगा तब तक हमास का खात्मा करना भी मुश्किल होगा।
और चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि हमास ने सुरंगों का कितना बड़ा नेटवर्क बिछा रखा है और इसे बनाया कैसे, आपके लिए समझना जरूरी है। हमास का दावा है कि गाजा में 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं। ये सुरंगें 500 किलोमीटर के पूरे दायरे में फैली हुई है। ये गाजा की लंबाई से 10 गुना ज्यादा है। इन सुरंगों को बनाने का काम 2005 से ही जारी है, जब से यहां पर हमास का पूरी तरह से कब्जा हुआ, जब से इस इलाके को इजराइल ने छोड़ा। ये सुरंगें इतनी गहरी होती हैं कि इजराइल के बमों को झेल तक सकती हैं। ये जानकारी इन सुरंगों को लेकर सामने आ रही है और यही जो सुरंगें हैं वो इस वक्त इजरायली फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पर बारूद का पूरा जखीरा बिछा के रखा गया है। तो सुरंगों के इस जाल के बारे में आपने जाना, लेकिन सुरंगों को तबाह करने की आईडीएफ की कोशिश के बारे में अगली बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल के लिए चुनौती बनी हुई है गाजा की ये सुरंगें। हालांकि गाजा की सुरंग में छुपे हमास के कमांडर्स और उन तक पहुंचना इस वक्त प्राथमिकता है। सुरंग में मौजूद हमास का कमांड सेंटर, उसके बारे में भी जानकारी है। और गाजा बॉर्डर से सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो आपको ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से गाजा बॉर्डर और गाजा के इलाके में फैली ये सुरंगें एक बड़े ऑपरेशन से पहले इन तक पहुंचना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमास के लिए उसकी सुरंगें सिर्फ सुरंग नहीं होती, बल्कि उसकी लाइफलाइन है, जहां पर ना सिर्फ उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होते हैं, बल्कि वहीं पर सारे ऑपरेशंस की रणनीति भी तय की जाती है। कहा जाता है कि जब भी हमास कोई बड़े ऑपरेशंस करता है तो उसकी सारी रणनीति इन्हीं टनल्स के अंदर तैयार की जाती है, और उसके जब भी रिटालिएटरी एक्शन यानी इजराइल की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, उसके बाद छुपने की सबसे बड़ी पनाहगाह या सबसे बड़ी जगह भी यही टनल्स होती हैं। माना जाता है कि ये टनल्स करीबन कुछ छोटी मोटी या फिर कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं, बल्कि काफ़ी लंबी होती है, और इन नेटवर्क्स को कई सालों में या फिर लंबे दशकों के बाद हमास ने तैयार किया है। और ये सुरंगें या फिर ये टनल करीबन ज़मीन की सतह से करीबन 30 फीट की निचाई पर या फिर नीचे होती हैं, जिन पर किसी भी रॉकेट का या फिर किसी भी मिसाइल का कोई असर नहीं होता। इसलिए इजराइल लगातार कई बड़ी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन टनल्स पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है। माना जाता है कि ये टनल जो है वो एक घर से दूसरे घर तक यानी 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर जाकर खुलती है, और इसी के अंदर हमास के बड़े कमांडर्स शरण भी लेते हैं, जिसमें उनके सोने उठने बैठने यहाँ तक कि उनके पूरे कमांड कंट्रोल सेंटर भी बने होते हैं। हमास ने ऐसे टनल्स बनाए हैं जो दुनिया के लिए कोई अभेद किले जैसा है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई जानकारियाँ उनको मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल की सेना, जिसे इन हमास से लड़ने की काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण या फिर गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर अर्बन वॉरफेयर के अंदर बहुत अच्छा महारत हासिल है, उसको भी अब तक इन टनल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसी वजह से हमास लगातार इन इलाकों के अंदर इन्हीं टनल से मूवमेंट करता है। ना सिर्फ नॉर्थ गाजा बल्कि साउथ गाजा के कई इलाकों तक इस टनल के रूट खुलते हैं, और अक्सर इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाई के दौरान ही इन टनल्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है या फिर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इजराइल यही चाहता है कि हमास के और देखिए इन सुरंगों को लेकर कुछ और भी अहम जानकारी वो आपके साथ शेयर करते हैं। थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के रिसर्च के मुताबिक क्या कहा गया, गाजा में सुरंग निर्माण के लिए हमास टेंडर तक निकालता है बाकायदा। एक सुरंग के निर्माण में 83 लाख रुपए का पूरा खर्चा आता है। मस्जिदों और सार्वजनिक जगहों पर सुरंग के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। 900 कर्मचारी 3 महीने लगातार काम करते हैं और तब जाकर एक सुरंग बन पाती है। ईरान और उत्तर कोरिया के इंजीनियर्स सुरंग बनाने में हमास की मदद करते हैं। 2018 में हमास चीफ इस्माइल हानियह ने दावा किया था कि गाजा में वियतनाम युद्ध में बनाई गई सुरंगों के मुकाबले दोगुनी सुरंगें हैं, यानी सुरंगों के इस नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं होगा। और देखिए ऐसा भी नहीं है कि इन सुरंगों के बारे में इजरायली डिफेंस फोर्स को कोई जानकारी नहीं है। अलग अलग वक्त पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ की याहलोम यूनिट इन सुरंगों को नष्ट कर दिया। आप देखिए तारीख, आप देखिए 2014 में आईडीएफ ने सुरंगों को निशाना बनाते हुए हवाई और जमीनी ऑपरेशन को शुरू किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 32 सुरंगों को नष्ट किया गया था। यह सुरंग करीब 100 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। इन 32 सुरंगों में से 14 सुरंगें तो इजराइल के इलाके में ही निकली थी। सुरंगों का ये पूरा जाल है, पूरा नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा था। उस समय इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि कुछ ही दिन में सारे सुरंगों को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इस काम में कई हफ्ते लग गए। बावजूद इसके सुरंगों का ये जाल पूरी तरह से आज तबाह नहीं हो पाया है और लगातार ये जो जाल है वो और भी ज्यादा बड़ा होता गया। राजन कोचर सर, अब ये स्ट्रैटेजी तो जाहिर सी बात है वक्त के लिहाज से इसलिए इसमें देरी आ रही है क्योंकि बंधक भी इन्हीं सुरंगों में है,
लेकिन इन सुरंगों तक पहुंचने के बाद क्या कर पाएंगे? पहली बात तो क्या पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो उस पूरे कमांड सेंटर और उसका सामना कैसे होगा? देखिए, मैं आपकी नज़र वियतनाम वॉर की ले जाता हूँ। वहाँ पे अमेरिकन आर्मी ने टनल रैट्स इस्तेमाल किए थे। वो सोल्जर्स होते हैं जो छोटे कद के होते हैं, बिल्कुल पिग्मीज की तरह, और वो आराम से टनल्स में मूव कर सकते हैं, मैनूवर कर सकते हैं। अब ये जो टनल्स हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली एक अंडरग्राउंड कैरेज वे की तरह है, और इनमें कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल किया गया है, बहुत मजबूत बनाए गए हैं, और एयर कंडीशनिंग कर रखी है। होते हुए ही सर, इस बारे में घोष सर प्लीज ऐड ऑन करिए, इस बारे में वाकिफ होते हुए ही कि ये सुरंगें आखिर कैसी हैं, कितनी संकरी हैं, साइरट मटकल कह लीजिए, जितनी भी एलीट फोर्सेस हैं, और 2014 तक तो ये यहां पर पहुंच के ऑपरेशंस को अंजाम भी दे चुकी हैं इजराइल की फोर्सेस। आज के हालात को देखते हुए क्या फैसले संभव है? ये सुरंगें जो हैं एक मतलब एक अजूबे ही समझ लीजिए। हाँ। ये बनाए गए हैं, सबसे पहले तो ये स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे मिस्र के साथ। अभी 3 तरह के सुरंग हैं। एक तो है जो कमांड एंड कंट्रोल के लिए है, दूसरा है जो नॉर्मल पैसेज के लिए है, और तीसरा जो आर्मरी है। अभी आप ठीक तरह से ये क्लिप्स को देखिए, उस साइड्स में इसके ना क्लिप्स लगे हुए हैं। जो रॉकेट्स हैं वो आर्मरी की तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो रॉकेट्स और कुल मिलाकर यहाँ तक कि जो एड, जो मदद, जो पैसा भी मिलता गया हमास को, उसका इस्तेमाल इन्हीं सुरंगों को बनाने में किया। और फिलिस्तीन के लिए भारत की मानवीय मदद को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां मानवीय मदद की पहली खेप अब रवाना हो चुकी है। तो मानवीय मदद के आधार पर लिए जा रहे फैसलों को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें देखिए जहां फिलिस्तीन के लिए भारत की ये मानवीय मदद और मानवीय मदद की पहली खेप अब रवाना की जा रही है। निनाद जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि मानवीय मदद के आधार पर ही ये पहले दिन से बातें कही जा रही है कि इस वक्त फोकस उसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर होना जरूरी है जिसमें लोगों की जान माल और साथ ही उन तक वो एड नहीं अभी तक पहुंच पाई है। कि प्रधानमंत्री ने बात की थी थोड़े दिनों पहले फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री से, हाँ। और उन्होंने कहा था कि हमारी मदद आपके पास पहुंच रही है। भारत कंसिस्टेंटली 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता आया है। तो हालांकि भारत ने बिल्कुल साफ बोला है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत फिलिस्तीन को अबैंडन कर रहा है। जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो बड़े पैमाने पर, अगर आप हवाई जहाज देखें जो लेके जा रहा है, बड़े पैमाने पर जा रही है, और मेरे ख्याल से ये पहली खेप है, और खेप भी जाएगी। और निनाद सर, हमने देखा भी था जब गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ था, 500 से ज्यादा मौतें हुई थी, तो बाकायदा उस पर खेद भी जाहिर किया गया था। बिल्कुल, और हमने फिलिस्तीन को छोड़ा नहीं है, भारत ने फिलिस्तीन का हाथ छोड़ा नहीं है। भारत ने यही बोला है कि हमास के साथ कोई दया नहीं हो सकती। तो मेरे को लगता है ये उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है जहां प्रधानमंत्री ने सीधी बात की थी, और उन्होंने ये पहली खेप भेजी है। मुझे लगता है ये भारत को जरूरी करना है, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम नेशंस हैं उसमें हमारा गुडविल इससे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर इसी तरीके से हमारी नजर बनी रहेगी, चर्चा भी करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ।